तो सर फ्रॉड में 4-5 चीजें इंक्लूडेड होती हैं सेक्शन 17 में कि सर क्या सजेशन ऑफ अ थिंग एज अ फैक्ट नॉट एज एन ओपिनियन। ओपिनियन जैसे नहीं और फैक्ट जैसे आपने किसी चीज को रिप्रेजेंट किया है। क्यों रिप्रेजेंट किया है? ताकि सामने वाला बंदा आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लेवे, इस उद्देश्य के साथ में किया है। यदि आप केवल जस्ट बोल रहे हैं और आपका कोई इंटेंशन नहीं है सामने वाले बंदे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, तो आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है। ठीक है। क्या चीज रिप्रेजेंट की है विच इज नॉट ट्रू? सर जो कि चीज गड़बड़ है, गलत गलत बात रिप्रेजेंट करी है। फोर्थ, विच यू योरसेल्फ डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। सर आप भी जानते हैं कि वो गलत बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर भी आपने रिप्रेजेंट करी, तो सर वो क्या हो जाएगा कि सर ये फ्रॉड हो जाएगा। ये तो हो गई फ्रॉड का पहला पॉइंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट कि सर कोई भी दूसरा काम विच इज फिटेड टू डिसीव, कि सर धोखा देने के इंटेंशन से कोई भी काम किया गया हो तो वो फ्रॉड की श्रेणी में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। आप किसी से कोई वादा कर रहे हैं लेकिन आपका कतई कोई इंटेंशन नहीं है उसको आपने जो वादा किया है उसको परफॉर्म करने का। लाइक एक्स ने वाई को गुड्स बेचा कि सर 1 महीने की उधारी पे माल बेचता हूँ, और वाई ने कहा 1 महीने बाद मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। सर आपका इंटेंशन कभी था ही नहीं 1 महीने बाद 1 लाख रुपए देने का। तो सर आप क्या कर रहे हैं कि सर आप फ्रॉड कर रहे हैं, वाई एक्स के साथ में फ्रॉड कर रहा है। इफ यू हैव मेड अ प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट देन इट इज ऑल्सो फ्रॉड। सर ये 3 पॉइंट तो कर लिए थे। ये जो एक्टिव कंसीलमेंट वाला पॉइंट है ये मैंने आपको कहा था बाद में समझाऊंगा। अब लास्ट पॉइंट करते हैं। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज टू लॉ स्पेशली डिक्लेयर्ड एज टू लॉ स्पेशली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडुलेंट। सर कोई भी ऐसा काम करना या कोई काम करने से छोड़ देना जिसको लॉ ने फ्रॉडुलेंटली डिक्लेयर किया हुआ है, आप वो काम करते हैं जिसको कानून ने फ्रॉड डिक्लेयर किया हुआ है तो भी आप फ्रॉड कर रहे हैं। या कोई काम करना चाहिए था और उसे नहीं किया, आपने करना छोड़ दिया, ओमिट कर दिया, और उसको भी लॉ ने फ्रॉड डिक्लेयर किया हुआ है, तो फिर आप फ्रॉडुलेंट काम कर रहे हैं। सर कैसे? सर कोई काम करना, तो ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसके अलग से देने की कोई जरूरत नहीं है कि सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ में गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके, और कि मेरी फैक्ट्री में 300 प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर डे की, जबकि थी 200 ही। तो सर वो जानबूझ के यदि गलत बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा कि सर ये हो जाएगा आपके फ्रॉड। कोई चीज, अच्छा लॉ में यदि कहीं पर दूसरे लॉज में भी कोई लिस्ट दी हुई है कि ऐसे काम नहीं करना है वो फ्रॉड है, और उस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो भी वो फ्रॉड के कंटेक्स्ट में आ जाएगा। अपना मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर? ओमिशन समझना कि सर एनी सच एक्ट और ओमिशन एज टू लॉ स्पेशली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडुलेंट। सर ओमिशन कुछ करना था और आपने नहीं किया, तो सर नहीं किया तो वो कैसे फ्रॉड में आ जाएगा? सर ऐसे आएगा, देखो, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है, मैं पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। जब भी कोई पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाहती है तो सर उसको क्या इशू करना पड़ेगा? सर प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। इतना तो अपन ने कंपनीज एक्ट के दौरान भी समझा था ना, यस सर, कि सर प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। सर प्रोस्पेक्टस में क्या जानकारी होती है? सर कंपनी की पूरी कुंडली होती है। ये कुंडली समझते हो ना कि सर आगा पीछा सब पता लग जाता है इससे, कि सर पास्ट के कुछ टाइम की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, बैलेंस शीट, पी एंड एल, ट्रायल बैलेंस वगैरह सब कुछ होता है। यस सर। कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है, कंपनी क्या काम करती है, ठीक है, उसके प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं, कंपनी क्यों पैसा आपसे ले रही है, इस पैसे का क्या करेगी, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है। ये जो भी इशू लेके आ रही है ना, राइट्स इशू या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसके ऑब्जेक्टिव क्या, उस पैसे से क्या किया जाएगा। डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स पे क्या क्या सिविल केसेस और क्या क्या क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, इसकी जानकारी भी देनी पड़ती है। ठीक है। तो सर इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे करती है, कि सर मान लो पेंट इंडस्ट्री की कोई कंपनी लेके आ रही है तो वो इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे करती है, कंपनी की कहाँ कहाँ एसेट्स है, कितनी कितनी लाइबिलिटीज है, सब मतलब एक कंपनी के बारे में सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती है।
सॉरी, किसमें कि सर प्रोस्पेक्टस में बताई जाती है। यस सर, यानी किसी कंपनी के बारे में आपको जानना और वो यदि वो कंपनी लिस्टेड हो ना, तो उसका प्रोस्पेक्टस उठा के देख लेना, आपको उस कंपनी के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता पड़ेगा, कंपनी के मेजर कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। यस सर। अब सर, प्रोस्पेक्टस क्यों इशू किया जाता है? प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, मान लो कि अक्षित कासट है, जिया वोरा है, सम्यक है, ये उस कंपनी के, मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड है, जो कंपनी है ना आईपीओ लेके आ रही है, प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, ठीक है सर। इनको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? कि सर प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे और फिर डिसाइड करेंगे, प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे और फिर डिसाइड करेंगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है सर। प्रोस्पेक्टस इशू करने का उद्देश्य ये होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है, ठीक है सर। अब सर, यदि इस अपने कानून बोलता है, कंपनी लॉ बोलता है और सेबी गाइडलाइंस बोलती है, क्या बोलती है? कि सर प्रोस्पेक्टस में ये जानकारी होनी चाहिए। ओके सर, तो आपको वो सब फॉलो करनी पड़ेगी ना? यस सर। यदि आपने कोई जानकारी ओमिट कर दी उसमें से, यानी कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रोबेबल इन्वेस्टर से छुपा रहे हो, जो कि उसको यदि पता पड़ गई होती तो वो इन्वेस्ट नहीं करता, ऐसा भी हो सकता था। हो सकता था कि सर कैसे? एग्जाम्पल है पीक वर्सेस गरने का। क्या केस का नाम है? पीक वर्सेस गरने। केस में क्या हुआ था कि सर एक कंपनी थी, वो अपना प्रोस्पेक्टस लेके आई। कंपनी जब अपना प्रोस्पेक्टस लेके आई तो उसमें बताया कि मेरे पिछले साल का प्रॉफिट, मान लो फॉर एग्जांपल 1000 सीआर है। ओके सर, 1000 सीआर है सर। पिछले साल का प्रॉफिट 1000 सीआर है, जिसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन था कि हमने एक अपनी जमीन बेची थी 300-400 करोड़ रुपए की, 400 सीआर की एक जमीन बेची थी, इसलिए वो प्रॉफिट इतना बढ़ गया, नहीं तो अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट 500 से 600 करोड़ की रेंज में घूमता है। पर सर उन्होंने ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट के कारण ये 1000 करोड़ हुआ, ये बात छुपा ली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट के कारण ये 1000 करोड़ हुआ है, ये छुपा ली। यानी कि अक्षित कासट यदि इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ रहा है तो उसको क्या महसूस होएगा? यार कंपनी के तो 1000 करोड़ के प्रॉफिट है, क्या अगले साल ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट वापस होगा? नहीं सर, नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है कि हो जाए, ठीक है, ज्यादा चांसेस है नहीं होने के। तो सर फिर इससे गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है कंपनी में, ये बात छुपा के। यस सर, यानी कि आप ये चीज यदि ओमिट कर रहे हो तो आप प्रोबेबल इन्वेस्टर्स जो इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के अक्षित कासट ने इन्वेस्ट किया, इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के अक्षित कासट ने यदि इन्वेस्ट किया, तो इसके साथ फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ, ओमिशन भी फ्रॉड हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? ओमिशन भी फ्रॉड हो सकता है। खुशबू, राघव काबरा, सम्यक, श्रेया, जिया, जिया बोरा, जिया जैन, ऋषि, दर्श जैन, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ सर। ठीक है। तो किसी चीज को छोड़ देना भी करना तो फ्रॉड हो ही सकता है, छोड़ देना भी फ्रॉड हो सकता है। सो एनी सच एक्ट और ओमिशन जो कानून ने स्पेसिफिकली डिक्लेयर कर दिया कि सर इस तरीके से काम किया तो ये फ्रॉडुलेंट होगा। तो सर पीक वर्सेस गन्ने में कि सर एक कंपनी थी, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द एग्जिस्टेंस लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू फ्रॉड एंड एनीवन हु परचेज द शेयर्स ऑन द फेथ ऑफ सच प्रोस्पेक्टस कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट since the disclosure would have changed the impression and resultant decision of the investors। पीक वर्सेस गन्ने में क्या हुआ था? एक तो एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया कि सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट छुपा लिया आपने। पीक वर्सेस गन्ने में क्या हुआ था कि सर हमारे एसेट्स इतनी है और हमारी लाइबिलिटीज ए बी सी डी ई 5 थी, ये 2 बताने से रह गए। यदि ये 2 लाइबिलिटीज बताने से रह गए तो क्या लगेगा कि सर यार एसेट्स ज्यादा हैं लाइबिलिटीज का। मैं बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट, आई एम सेइंग लाइबिलिटीज जितनी थी उतनी पूरी नहीं बताई गई। लाइबिलिटीज पूरी थी उतनी नहीं बताई गई, तो आपको तो यही लगेगा ना कंपनी को देनदारियां बहुत कम देनी है, तो सर आप इन्वेस्ट कर लोगे उस कंपनी में। यदि ये बताया गया होता तो अक्षित कासट का डिसीजन जो है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का पढ़ के वो चेंज हो सकता था। हाँ सर, हो सकता था कि वो इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करे, ठीक है। सो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू फ्रॉड and anyone who purchased the shares on the faith of such prospectus can avoid the contract।
since the disclosure would have changed the impression and resultant decision of the investors. क्या ये समझ में आया? यस सर, ओमिशन भी फ्रॉड हो सकता है। अब मैंने इसमें क्या बोला, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसपे एक कंसेप्ट निकलता है कि सर अक्षित कासट ने उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा और डिसाइड किया कि मुझे इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है सर, आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा यानी कि उसमें कोई चीज गलत लिखी हुई थी या फिर कोई ओमिशन था? दोनों में से कोई भी एक बात, या तो उसमें कोई ओमिशन था या फिर उसमें कोई चीज गलत लिखी हुई थी, उसके बेसिस पे वो धोखा खाया है, यानी कि फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट पे विश्वास करके उसने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट, अक्षित कासट और कंपनी के बीच में जो शेयर्स खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका बेसिस फ्रॉड हुआ ना? यस सर। तो जब इसका बेसिस फ्रॉड हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कासट के ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा या नहीं होगा? यस सर, ये चाहे तो कंपनी के शेयर्स में आगे इन्वेस्टेड रह सकता है, चाहे तो रिसेंड कर सकता है। ठीक है सर। यदि, अब समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, यदि अक्षित कासट ने कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा ही नहीं होता और कंपनी के शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया होता, कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा ही नहीं होता और कंपनी के शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया होता, तो क्या इसने फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट के बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्ट किया? क्या इसने फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट के बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्ट किया? नहीं सर। तो क्या यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है? नहीं सर। तो क्या ये कंपनी को उसके शेयर्स रिटर्न कर पाएगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके? नहीं सर। पहले केस में तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बनती है क्योंकि द वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रॉड होना, जबकि दूसरे में हुआ नहीं है। जस्ट इसने दोस्त ने बोला मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इसने भी कहा चल मैं भी कर लेता हूँ। आधे से ज्यादा जनता यही करती है, 99% जनता यही करती है। कोई 1% बिरले ही लोग होंगे जो उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनाया हुआ पढ़ते हैं। बात समझ में आई? यस सर। ये वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा कल मैंने आपको एक बताया था, मिस्टर एक्स ने रिप्रेजेंट किया मेरी फैक्ट्री में 500 यूनिट पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जबकि 300 यूनिट पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। यदि 500 यूनिट पर डे की रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे वाई ने वो फैक्ट्री खरीदी तो फ्रॉड हो रहा है ना इनके साथ में? यस सर। लेकिन यदि उन्होंने इस 500 यूनिट के प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने वो इसलिए खरीदी कि उनको जमीन की वैल्यू नजर आई, उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी से उनको कोई मतलब ही नहीं है, उन्होंने तो इसलिए जमीन खरीदी कि सर 300 यूनिट पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी या 500 से इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन्होंने तो जमीन में वैल्यू देखी कि मैं जमीन खरीद के ही इसको 10% फायदे पे बेच दूंगा। तो सर क्या वहां पर क्या फ्रॉड हो रहा है इनके साथ में? नहीं। तो क्या वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल है? नहीं। अब आप कहोगे सर प्रूव कैसे करना? प्रूव करना हमारी डिक्शनरी में नहीं है ना। प्रूव करने का काम लॉयर लॉयर या वहां पर खेलने का, हमको तो रूल्स ध्यान रखने हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि फ्रॉड के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना है। कासट बोर्ड। सर वही पूछ रहा था अरे कि मुझे पता किसको है, मालूम उसने प्रोस्पेक्टस पढ़ा कि नहीं। किसको मालूम है उसने प्रोस्पेक्टस पढ़ा या नहीं पढ़ा? इसलिए देख, जब कोई टीचर सन 2009 से पढ़ा रहा है ना, और आज क्या चल रहा है 2026, तो यहां से यहाँ आते हुए एक्सपीरियंस बोलने लगता है। बात समझ रहा है? ठीक है, तो मुझे पता था हाथ खड़े क्यों होते हैं, इसीलिए मैं कोई बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ भैया मेरे। और मैं ये भी साथ में बोलता हूँ कि आज जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ वो मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने ही बनाया है, अलग अलग जगह से मार मार के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इतनी तैयारी हो पाई है। कोई एक बंदे का दिमाग इतना काम नहीं करता है। तो लॉ पढ़ने का सही तरीका क्या हुआ कि सर एक तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, शॉर्ट नोट्स अपने हाथ से बनाओ। एक मैंने भेजा था, कोई शॉर्ट्स भेजा था आपके ग्रुप पे कि मसल पावर यूज करोगे ना हाथ की और दिमाग की, तब जाके याद होगा। तो मसल पावर यूज करो अपनी, तो दिमाग में फिट होएगा वो। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। टीचर इतनी बार पढ़ाया हुआ होता है कि काफी बार रिवाइज होने के कारण भी याद रह जाता है। और जो आज बताना चाह रहा हूं, आपस में कहीं पर मिलो सब जने तो ग्रुप डिस्कशन किया करो ना चीजों का, क्यों नहीं करते हो? ठीक है, ग्रुप डिस्कशन से बहुत चीजें क्लियर होके याद, जब 10 जनों का दिमाग एक साथ चलेगा ना एक जने की बजाय, इसलिए 10 जनों का दिमाग चलेगा तो याद रहेगी चीजें, कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, किसी और को कोई डाउट या आगे बढ़े अपन? किसी और को कोई डाउट? नहीं सर, चलिए। तो हाँ,
कहाँ से पढ़ना है इसको? और सब जने ये बाकी के लोग ये अपने वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? फ्रॉड Fraud is intentional misrepresentation or concealment of material facts of an agreement by a party or by his agent with an intention to deceive and induce the other party to enter into an agreement. देखो, फ्रॉड इज जानबूझ के किया गया मिसरिप्रेजेंटेशन. इफ देर इज एन अनइंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी आपका इंटेंशन धोखा देने का नहीं था, पर बात आपने गलत रिप्रेजेंट की. तो फिर मैंने आपको कल किसी ने पूछा था ना, शायद मुंदड़ा ने पूछा था कि सर कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन. सर जानबूझ के गलत बात करी है तो धोखा हुआ, उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वो फ्रॉड. सर लेकिन अनजाने में गलत बात रिप्रेजेंट कर दी है एक्स ने वाई को, वो खुद भी उस बात को सच मानता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, हालांकि वो बात गलत है, पर वो खुद धोखा देने के इंटेंशन से गलत बात नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो खुद भी गलत बात रिप्रेजेंट कर रहा है ये सोच के कि ये सही है. तो फिर वो फ्रॉड नहीं होगा, वो क्या होएगा? मिसरिप्रेजेंटेशन होएगा. ये फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का बेसिक फर्क है. और दूसरा फर्क क्या है? सर चूंकि यह धोखा देने का इंटेंशन था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो है ही, प्लस डैमेजेस भी डिमांड किए जा सकते हैं. यहां पर धोखा देने का इंटेंशन नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल है, डैमेजेस डिमांड नहीं किए जा सकते हैं. ज्यादा में ज्यादा आप ये बोल सकते हो वॉइडेबल है तो मैं कंटिन्यू करूंगी या रिसेंट करूंगी. कंटिन्यू तभी करूंगी जब तू मेरे को उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दे जो तूने रिप्रेजेंट किया, तो मैं कंटिन्यू कर लूंगी. और भी बातें हैं जब मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तब बताएंगे. तो फ्रॉड इज इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स. कंसीलमेंट मतलब छुपा लेना ऑफ मटेरियल फैक्ट्स ऑफ एन एग्रीमेंट बाय अ पार्टी और बाय हिज एजेंट. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बिहाफ पे एजेंट कर रहा है क्या. विद इंटेंशन क्या है? सामने वाली पार्टी को धोखा देना और उसको अपने साथ में एग्रीमेंट में एंटर करा लेना. यदि इंटेंशन एग्रीमेंट में एंटर कराना नहीं है तो वो हमारे काम का फ्रॉड थोड़ी हुआ, फिर तो वो आईपीसी और इन सब जगहों वाला फ्रॉड हुआ. उससे हमको क्या मतलब है? ठीक है. नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड? सर देयर मस्ट बी अ कंसीलमेंट या रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल फैक्ट्स? मटेरियल मींस, चलो यार किसी बात को लेके गलत रिप्रेजेंटेशन हो भी जाता है तो वो कोई इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है. इंपॉर्टेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. सर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आपने जैसे ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स यू मस्ट बी अवेयर कि मार्केट्स में काफी तरीके की मोटरसाइकिल्स आती हैं. यस सर. सर हीरो की आती है, होंडा की आती है, और भी बहुत सारी 10 कंपनीज आती है. सर वो लोग अपनी 97 सीसी, सीसी मींस इंजन कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी की बाइक का जो इंजन होता है उसको 100 सीसी की बाइक रिप्रेजेंट करके बेचते हैं, और जब आप पेपर्स में अंदर पढ़ते हैं तो अंदर 97 सीसी ही निकलती है. सर ये राउंड फिगर में लाने के लिए किया है. क्या ये इतना मटेरियल फैक्ट है जिसके बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे? नहीं. देखो, तो गलत बात रिप्रेजेंट करी है ना, ठीक है. गलत बात इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, ओके. इंटेंशनल रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट सर, ऑफ मटेरियल फैक्ट्स होना चाहिए. ये ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. नेक्स्ट सर, मस्ट बी प्रेजेंटेड एज अ फैक्ट नॉट एज एन ओपिनियन. इससे भी फर्क पड़ता है, जिसका कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था. मेरी ओपिनियन में इस ग्रेजिंग लैंड में 2000 शीप्स आ सकती हैं. सर ओपिनियन बोल दिया, फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट नहीं किया तो ये फ्रॉड नहीं होगा. मैं सोच मेरे हिसाब नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली यहाँ पर 2000 कर सकती, तो सर अब आपने इस बात को एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट कर दिया और वहां की असली कैपेसिटी 500 शीप्स की थी. तो सर अब तो आप फ्रॉड कर रहे हैं उसके साथ, आइदर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन लुकिंग टुवर्ड्स योर इंटेंशन. ठीक है सर, ये हो गया पहला. दूसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा पॉइंट है. आज दिन तक एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आया है, और पिछला पेपर देख के लग रहा है कि आईसीएआई, पिछला ही नहीं पिछले कुछ पेपर्स देख के लग रहा है आईसीएआई क्या कर रहा है कि सर ऐसे ऐसे खोपचे बोलते हैं ना अपनी देशी भाषा में. खोपचे क्या होता है कि सर कोना, वो कोने ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है जिधर से क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं या बच्चा जहां ध्यान नहीं देता है. सो इफ अ स्टेटमेंट मेड was true when it was made, जब स्टेटमेंट दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट बनाने हेतु तब वो सही था.
बट बिकम्स अनट्रू बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंक्लूडेड। लेकिन बीच में कोई ऐसा चेंज हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने से पहले वो परिस्थिति चेंज हो गई और अब वो स्टेटमेंट जो आपने दिया था वो झूठ हो गया है, गलत हो गया है। एंड इट फैक्ट्स आर नोन टू द पार्टी हु मेड द स्टेटमेंट। और जिसने स्टेटमेंट दिया था उसको पता है कि यार स्टेटमेंट जब दिया था और आज की सिचुएशन में फर्क आ चुका है, देन द पार्टी मस्ट करेक्ट इट, अदरवाइज इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। सर कैसे सर, एक एग्जांपल से बताओ। सर हमारा सम्यक है, ओके सर, सम्यक को हॉर्सेस बड़े पसंद है, ओके सर, और सम्यक का मित्र है आज दर्श जैन हमारा। दर्श जैन होटल के कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं क्या? नहीं सर, आ गया मुंबई। अरे वाह, ठीक है। तो सर सम्यक तू नहीं पढ़ता सकता था क्या? ये तो राजस्थान गया हुआ था तो भी इसने पढ़ लिया, तू कहाँ गायब था? मैं भूटान गया था सर। भूटान गया था? ओहो, हसीन वादियां देख के आ रहा है। ठीक है भाई, आजा। तो सर सम्यक जो है उसके पास में हॉर्सेस थे, उसने एक हॉर्स पर्टिकुलर, उसकी इंफॉर्मेशन दर्श जैन को दी कि घोड़ा बिल्कुल सही है, दिमागी तौर पे साउंड है, बैठने वाले को गिराता नहीं है, घोड़े की उम्र 10 साल है, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ब्रीडिंग करता हूँ हॉर्सेस की तो बस, ठीक है, रेगुलर बेचने भी पड़ते हैं इसलिए बेच रहा हूँ, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन दी तब बिल्कुल सही थी, कोई गलत बात नहीं थी, सम्यक के मन में कोई चोर नहीं था, इसने जो भी बात रिप्रेजेंट करी सब सही करी, ओके सर। सर दर्श जैन ने, दर्श जैन जो है उसने कहा कि ठीक है मैं आपको परसों बताता हूँ घोड़ा खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। सर इस बीच में क्या हुआ, 2 दिन के समय जब इसने लिया दर्श जैन ने, यहां से अगले दिन क्या हो गया कि सर उस घोड़े का पैर टूट गया और अब वो ऐसा हो गया कि वो लंगड़ा घोड़ा हो गया। ठीक है, लंगड़ा घोड़ा हो गया। तो सर क्या वो बात जब रिप्रेजेंट करी थी और अब कॉन्ट्रैक्ट जब बनने जा रहा है, 10 दिन दूसरे दिन हाँ बोलने आ रहा है, तो सर उस बीच में सिचुएशन में चेंज हो गया ना? यस सर, सिचुएशन में चेंज हो गया। जिस बात की जानकारी सम्यक को है, सम्यक को पता है घोड़े का पैर टूट गया, अब वो यदि इस बारे में दर्श को अपडेट नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने से पहले, तो फिर ये भी फ्रॉड में आ जाए। क्योंकि दर्श जन किस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है कि घोड़ा सब कुछ सही है, इस बेसिस पे बना रहा है। बात समझ में आई? यस सर। तो सर तो फिर फ्रॉड के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा दर्श जैन? वॉइडेबल। इतनी देर क्यों लगी सोचने में? सर सवेरे नाश्ता करके नहीं बैठा हूँ, बस आया उठा, मुंह धोया, नहाया धोया और बैठ गया, अभी तक पेट में दाना नहीं गया है, ये बात है ना? सर छुट्टियों के मजे ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट। तो सर वॉइडेबल होता है, बिल्कुल सही बोला उसने। तो सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, 10 दिन चाहेगा तो आगे बढ़ जाएगा, चाहेगा तो रिसेंट कर देगा, और ऑब्वियसली रिसेंट करना इसके हाथ में, तो रिसेंट कर देगा क्योंकि फ्रॉडुलेंटली बना है ये, ओके सर। लेकिन सर फ्रॉड क्यों? क्योंकि सम्यक को पता था, उसने अपडेट नहीं किया। अब मैं फ्लिप साइड दिखाता हूं आपको कि सर सम्यक को भी जब रिप्रेजेंट किया तब तो घोड़े में सब कुछ सही था, लेकिन सर चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो गया, अब सम्यक को भी पता नहीं, सम्यक को भी पता नहीं कि घोड़े का पैर टूट चुका है, ठीक है। और इसी बेसिस पे दोनों कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, या एग्रीमेंट बना लेते हैं घोड़े को खरीदने और बेचने का। तो अब क्या रिजल्ट होगा बताओ, क्या क्या रिजल्ट हो सकता है? कासट बताओ कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, वॉइडेबल होएगा, वॉइड होगा, क्या होगा? बताओ। सर एक बार वापस आप क्वेश्चन बोल सकते हो क्या क्वेश्चन बोल? इतना सा है कि पिछले वाले एग्जाम्पल में तो सम्यक को ये बात पता थी कि ऑफर दिया तब घोड़ा हाँ बिल्कुल सही था, अब घोड़े का पैर टूट चुका है, ये बात अपडेट नहीं करी तो सर, और फिर इसने हाँ बोल दिया, तो ये फ्रॉड के थ्रू बना है। मैं अब ये सिचुएशन में बोल रहा हूं, सम्यक को खुद को पता नहीं ऑफर देने के बाद में घोड़े का पैर टूट चुका है, सर, तो फिर तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हाँ सर, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर चीज तो गलत सप्लाई हो रही है ना फिर दर्ज जैन को। ये मिस रिप्रेजेंटेशन होगा क्या?
कौन बोला? आरुष मुंदड़ा बोला। मुंदड़ा पहले शक्ल दिखा, हाँ फिर सर। तेरे सवाल का जवाब दूंगा। हाँ थैंक्स सर। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अनइंटेंशनल रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। तो सर यस, ये मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ जा सकता है। दिस कैन गो टुवर्ड्स मिस रिप्रेजेंटेशन, अनइंटेंशनल रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। ठीक है, पर अभी अपने को एक टॉपिक पढ़ना बाकी है, मिस्टेक। मिस्टेक, मिस्टेक नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, और पांचवा मिस्टेक। मिस्टेक को मैं हमेशा अलग साइड में रखता हूं। मिस्टेक के, चलो मिस्टेक की साइड में भी आएगा ये, पर अभी मैं जितना पढ़ा हुआ है उस हिसाब से आपको समझा देता हूं। ठीक है, जब बोथ द पार्टीज, बोथ द पार्टीज जो हैं, दे आर मेकिंग एन एग्रीमेंट रिलेटिंग टू समथिंग, जहां पर दोनों उसके बारे में गलत इंप्रेशन रख रही हैं। सर इसको भी पता नहीं है और इसको भी पता नहीं है कि घोड़े का पैर टूटा हुआ है, इसको भी पता नहीं है, इसको भी पता नहीं है कि घोड़े का पैर टूटा हुआ है। दोनों ये मान के और एग्रीमेंट बना रही हैं कि ये तो घोड़ा सही है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये बाइलेटरल मिस्टेक है? मिस्टेक दो तरीके की होती है, यूनिलैटरल मिस्टेक और बाइलेटरल मिस्टेक। यस सर, यूनि मीन्स एक ही पार्टी गलती कर रही है, आगे बताऊंगा उसके इफेक्ट क्या होता है। बाइलेटरल दोनों पार्टीज गलती कर रही हैं, दोनों पार्टीज गलती कर रही हैं रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कौन है? घोड़ा। ठीक है, घोड़े को लेके दोनों पार्टीज गलती कर रही है या नहीं कर रही है? तो सर एक्चुअल में ये जब आगे पढ़ेंगे ना अपन, मिस्टेक में आएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही है किसी चीज को लेके, तो सर वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आया? ये खैर जल्दी पूछ लिया सवाल आपसे, मिस्टेक पढ़ाने के बाद में पूछना चाहिए था। ठीक है, बायलैटरल मिस्टेक से यदि कुछ बनता है तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मेन अभी फ्रॉड के चैप्टर में ये पॉइंट में क्या पढ़ लो, जब कोई स्टेटमेंट दिया था तब वो सही था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया कि अब वो स्टेटमेंट गलत हो गया कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले। ठीक है, और इस बारे में रिप्रेजेंटर को पता है कि यार मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट अब सही नहीं रहा है, तो सर उसकी ड्यूटी बनती है सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले इस बारे में अपडेट कर देना। नहीं किया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के थ्रू बन रहा है। ठीक है सर, तो सर एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड पढ़ रहे हैं, कई बार आता है डिफाइन व्हाट इज फ्रॉड, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड या लीगल रूल्स एज टू फ्रॉड, किसी भी नाम से आ सकता है। सर क्या सबसे पहला फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, या फिर कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं तो कुछ ओमिशन होना चाहिए, या कुछ कंसीलमेंट होना चाहिए? वो चले, वो भी एक ही बात है। किसके बारे में होना चाहिए? मटीरियल फैक्ट जैसे होना चाहिए। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू मटीरियल फैक्ट, ये मैं आपको समझा ही चुका हूं। अब मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, a mere are you able to hear me? Are you able to hear me? Yes sir. So a mere expression of opinion, puffing or flourishing expression is not enough to prove a fraud. Representation must relate to a material fact, बहुत जरूरी बात को लेके होना चाहिए। 97 सीसी को 100 सीसी कर दिया है, 97 सीसी को 100 सीसी कर दिया है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यार, बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड बिफोर कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड बिफोर कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर एक्स ने जो वाई को गलत रिप्रेजेंटेशन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले होना चाहिए, और उसके बेसिस पे रिलाय करके ही वाई ने एक्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने का नक्की किया है। सर मान लो एक्स ने वाई को अपनी फैक्ट्री दिखाई, ठीक है, एक्स ने वाई को फैक्ट्री दिखाई, कुछ भी नहीं बोला प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में कि 300 यूनिट पर डे है या 500 यूनिट पर डे है, इस बारे में कुछ भी रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, और वाई ने वो फैक्ट्री खरीद ली। ओके सर, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वैलिड है, कोई फ्रॉड वर्ड हुआ नहीं जब कुछ रिप्रेजेंटेशन किया नहीं। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में एक्स वाई को बोलता है मेरी फैक्ट्री में 500 यूनिट पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी कि सर 300 यूनिट पर डे की ही प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, 300 यूनिट पर डे की ही प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। तो सर
ये गलत स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन कब दे रहा है कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में दे रहा है। तो क्या इसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बना था? नहीं सर, इसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। तो क्या फ्रॉड के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं। तो क्या वो फ्रॉड में आएगा? नहीं सर। तो सर फ्रॉड में आने के लिए जरूरी बात क्या है कि आपने गलत बात कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले करी हो। आपने गलत बात कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले करी हो। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर, अभी तक के तीनों पॉइंट्स में कोई डाउट नहीं है। पहला सर, देयर मस्ट बी कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या कोई ओमिशन हुआ है। सेकंड, मतलब देयर मस्ट बी false representation. Second, it must be related to some material fact. Third, representation must be made before conclusion of the contract. Fourth, the other party must have been induced to act upon the misrepresentation, plus the other party must have relied upon such representation. ये वही वाला पॉइंट है जिधर मैं आपको बोलता हूँ x ने y को रिप्रेजेंट कर दिया, मेरी फैक्ट्री में 500 यूनिट पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, केवल इसलिए कर दिया ताकि कॉन्ट्रैक्ट बना ले फैक्ट्री खरीदने का, जबकि फैक्ट्री की असली प्रोडक्शन कैपेसिटी 300 यूनिट्स पर डे ही थी। ओके सर। सर सामने वाले बंदे को इंड्यूस किया कि देख 500 है, खरीद ले, ठीक है, या फिर उसने इस स्टेटमेंट पे रिलाई करके खरीद लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का बेसिस फ्रॉड हुआ ना? यस सर। तो फिर वो वॉइडेबल होगा ना? यस सर। यदि उस पर विश्वास ही नहीं किया, केवल जमीन में वैल्यू देख के खरीदा, तो फ्रॉड हुआ क्या? नहीं सर। सो द अदर party must have been induced to act upon such misrepresentation. The other party must have relied upon such representation, तो फिर वो फ्रॉड हुआ। एंड लास्ट पॉइंट, द अदर पार्टी मस्ट हैव सफर्ड फ्रॉम लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके कारण आपको कुछ लॉस हो रहा है, ऐसी चीज के कारण जो फॉल्स, आपको कोई डैमेजेस या लॉस हो रहे हैं भाई, आपके साथ में जो फ्रॉड हुआ है ना, उसके कारण आपको कोई लॉस या डैमेज हो रहा है, उसके कारण आपके साथ में कोई लॉस या डैमेज हुआ है, तो ही आप फ्रॉड के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर पाएंगे, वॉइडेबल को खत्म कर पाएंगे। कि सर कैसे? कि सर मान लो x ने y को रिप्रेजेंट किया, फैक्ट्री में 500 प्रोडक्शन है जबकि 300 की कैपेसिटी थी। सर इस फ्रॉडुलेंट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है सर। तो सर एक्चुअल में जब बाद में पता पड़ा कि 200 यूनिट का ज्यादा बता दिए इसने, तो लॉस हुआ। तो इसने बोला देखो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, मैं चाहे तो कोर्ट में जाके रिसेंट करवा दूंगा। ओके, तो सर यहां पर वाई जो है इसको लॉस हो रहा है, 200 यूनिट्स की मशीन नहीं है वगैरह वगैरह। सर ये सारा लॉस लॉस हो रहा है ना, इसलिए मान लो कि सर एक्स ने वाई को कोई ऐसी बात रिप्रेजेंट करी जो गलत तो थी, लेकिन उससे वाई को लॉस नहीं हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल रहेगा क्या? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रॉड के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए सबसे जरूरी बात ही यही है कि उसके साथ में आपको कोई नुकसान हो रहा है उस गलत स्टेटमेंट के कारण। कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो आप उसके बेसिस पे कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो सर एक बार सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो, फिर डाउट लेता हूं।